So, hello everyone. Previously, we have covered the working of the Constituent Assembly, and now we will move towards the source of the Indian Constitutions. कि क्या क्या सोर्सेज जो हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं, आर्टिकल्स हैं या कुछ फीचर्स हैं, वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं. तो द फर्स्ट वन इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, इसको ब्लू प्रिंट भी कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्रिंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कई सारे प्रोविजंस जैसे कि तैसे उठा के, मतलब वैसे कि वैसे उठा के यहाँ पे रख दिए गए थे. सो फर्स्ट वन इज़ द फेडरल सिस्टम. नो, फेडरल सिस्टम क्या होता है? इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. ठीक है, सेंटर और स्टेट में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है या किसी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको फेडरल सिस्टम बोलते हैं. देन गवर्नर्स ऑफिस, जो गवर्नर का ऑफिस होता है, हर स्टेट में एक गवर्नर होता है, ये भी 1935 के एक्ट से लिया गया है. देन जुडिशरी, इंटीग्रेटेड जुडिशरी का कॉन्सेप्ट लिया गया है 1935 से. पब्लिक सर्विस कमीशंस, अब पब्लिक सर्विस कमीशन में यूपीएससी, स्टेट पीएससी, जॉइंट पीएससी, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी 1935 से लिया गया है. देन इमरजेंसी प्रोविजंस, ये आर्टिकल 352, 352, 356 एंड देन 360. 352 में नेशनल इमरजेंसी, 356 में प्रेसिडेंट रूल और स्टेट इमरजेंसी है, और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी है. तो इमरजेंसी प्रोविजंस भी 1935 से लिए गए हैं. देन सिक्स्थ इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स. तो ये एडमिनिस्ट्रेशन डे टू डे वर्क का जो रहता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स यहाँ से ली गई है. सो these were the provisions taken from the government of India in 1935. Now the second is the British Constitution. Now British Constitution से क्या लिया गया है? तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से वी हैव टेकन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. नाउ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को समझने से पहले हमको प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट समझना पड़ेगा. इन दिस प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम द प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड, बट इन इंडिया द प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ऑल्दो द प्राइम मिनिस्टर इज डायरेक्टली इलेक्टेड. सो आप समझ रहे हैं, यहाँ पे प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्ट होता है, यहाँ पे प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है. इंडिया में जो प्रेसिडेंट होता है वो नॉमिनल हेड होता है, प्राइम मिनिस्टर रियल हेड होता है. और यहाँ पे अमेरिका में जो होता है ना प्रेसिडेंट, वो डायरेक्ट इलेक्ट होता है, रियल हेड होता है. सो ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर है जिसके पास रियल पावर है वो पार्लियामेंट से ही आता है, क्योंकि लोकसभा में मेजोरिटी मिलती है और उसी मेजोरिटी के बाद जिस भी पार्टी को मेजोरिटी रहती है तो उसी में से एक लीडर को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है. नाउ बाइकैमरलिज्म, ये आपको ऐसे समझ सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा. लोकसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल और राज्यसभा को हाउस ऑफ द स्टेट्स. तो ये बाइकैमरलिज्म का कॉन्सेप्ट लिया गया है. देन कैबिनेट सिस्टम. नाउ कैबिनेट सिस्टम क्या है? कैबिनेट में जो हाई रैंक मिनिस्टर्स होते हैं, या फिर बोल सकते हैं जो कि बहुत ही टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट की जो मिनिस्ट्रीज़ रहती है, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, होम मिनिस्ट्रीज़ हो गई, तो ये कैबिनेट मिनिस्टर्स रहते हैं. सबसे पहले तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहती है. ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या 15% ऑफ दी लोकसभा, ये लोकसभा के 15% होते हैं. उसके बाद में जो कैबिनेट है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर ही कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ रहती है, 6, 7 या 8, 10 जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ रहती है, सो उनको कैबिनेट मिनिस्टर्स कहा जाता है. नाउ हम रैंक देख लेते हैं. सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं, देन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज आते हैं, देन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो कि किसी मिनिस्ट्री के अंडर रहते हैं. सो दिस इज़ द रैंक ऑफ द मिनिस्टर और मिनिस्ट्रीज. ठीक है, नाउ ये हमने देख लिया, कैबिनेट सिस्टम लिया गया ब्रिटिश से. देन सिंगल सिटीजनशिप लिया गया. इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप चलती है, वेयर एज अमेरिका में जो है, अमेरिका में चलती है ड्यूअल सिटीजनशिप, क्योंकि यूएसए की एक खुद की सिटीजनशिप है, उसके साथ साथ जो स्टेट्स है जिनका एग्रीमेंट है इनके साथ, यूएस के साथ, जैसे कनाडा हो गया, ब्राज़ील हो गया, तो ये इनकी सिटीजनशिप अलग है, तो ये 2 सिटीजनशिप हो गई. नाउ रूल ऑफ लॉ, इसका क्या मतलब हो गया? रूल ऑफ लॉ इज़ दैट कि जो लॉ है वो सुप्रीम रहेगा, एवरीथिंग इज़ गवर्नड ऑन द बेसिस ऑफ दी लॉ. ठीक है, नाउ लेजिस्लेचर प्रोसीजर. अब इसमें क्या आएगा? बिल को पास करना, बजटरी जो टॉकिंग्स होती है, जो रीडिंग्स होती है, सो ऑल दिस कम अंडर द लेजिस्लेचर प्रोसीजर. तो लेजिस्लेचर प्रोसीजर ली गई है. देन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ये प्रिविलेज MP, MLA, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर इनको मिलता है. ठीक है, उसके बाद में रिट ज्यूरिसडिक्शन, ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है. इन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अ पर्सन कैन गो इन रिट्स का यूज़ कर सकता है. ये 5 होती है. ठीक है, ये 226 और 32 आर्टिकल में है, 226 में हाई कोर्ट के पास में है और 32 में ये जो है अपने सुप्रीम कोर्ट के
पास है। तो ठीक है, क्या क्या लिया गया, सबसे पहले तो नीचे से देख लेते हैं। रिट जुरिस्डिक्शन लिया गया, देन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस लिए गए, लेजिस्लेचर प्रोसीजर ली गई, सिंगल सिटीजनशिप, बाइकैमरलिज्म, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, कैबिनेट सिस्टम एंड रूल ऑफ लॉ। सो दीज ऑल वर टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस से क्या लिया गया, फंडामेंटल राइट्स। यूएस में यूएस फंडामेंटल राइट्स का मैग्ना कार्टा है द बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स ऑफ द अमेरिका। तो ये वहीं से लिया गया है, ठीक है। इसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स, ये पार्ट 3 में है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड इज़ इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। अब जुडिशरी इंडिपेंडेंट कैसे है, तो ये कैसे समझ सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं या हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, उनकी सैलरी या उनका कोई भी एक्ट उसको चैलेंज नहीं किया जा उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता, वर्डिक्ट्स को चैलेंज नहीं किया जा सकता। ऑल्दो वो खुद रिव्यू कर सकते हैं, जैसे हाई कोर्ट का कोई वर्डिक्ट है तो सुप्रीम कोर्ट में वो जा सकता है, पर उनके अगेंस्ट कोई केस नहीं हो सकता कि आपने ये वर्डिक्ट दिया तो गलत दिया, ठीक है। उसके बाद में क्या हो सकता है, इंडिपेंडेंट, इनकी जो सैलरी होती है वो कंसोलिडेटेड चार्ज पे रहती है, 10 ईयर की सिक्योरिटी होती है, ऐसे इनको रिमूव नहीं किया जा सकता, एक स्पेशल प्रोसीजर लगती है। तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स से ली गई। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई भी स्टेट या सेंटर कोई लॉ बनाता है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कॉन्फ्लिक्ट करता है, तो इन दिस केस जो कोर्ट रहेगा, सुप्रीम कोर्ट रहेगा, वो उस लॉ को देखेगा थोरली और देखेगा कि वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसको वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सुप्रीम है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये जुडिशियल रिव्यू की पावर है, किसी भी जजमेंट को, किसी भी लॉ को रिव्यू करना। देन इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 61 में प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट की जो प्रोसीजर है वो लिखी हुई है और वो यूएस से ली गई है। देन रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस, ठीक है, ये भी यूएस से लिया गया है। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट जो है वो भी कहाँ से ली गई है, यूएस से ली गई है। नाउ फोर्थ इज इरिश और आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया गया है, ये आर्टिकल 4 में है, जो कि वेलफेयर स्टेट को इस्टेब्लिश करते हैं, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद में सेकंड इज नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा में नॉमिनेट होते हैं 12 मेंबर्स, ठीक है। तो इन 12 मेंबर्स का जो नॉमिनेशन है वो भी आयरलैंड से लिया गया है। देन मैनर ऑफ इलेक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज है वो भी आयरलैंड से लिया गया है। इसमें आएंगे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर्स ही आएंगे, इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं आती, लेजिस्लेटिव असेंबली ही आएगी। और पार्लियामेंट से मतलब है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, पूरा पार्लियामेंट जो इलेक्टेड है, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। बाकी हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी यूटीज़ का क्या क्या है। नाउ फिफ्थ इज कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब कनाडा से क्या लिया गया है, फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर, दैट इज द सेम की जो पावर है वो सेंटर के पास कंसंट्रेट रहेगी। फेडरेशन तो है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर तो है सेंटर और स्टेट के बीच में, लेकिन फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर जो रहेगा वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। देन वी हैव रेसिड्यूरी पावर। अब रेसिड्यूरी पावर क्या होती है, ऐसी पावर होती है जो शेड्यूल 7 है एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, अभी शेड्यूल देखेंगे। इसमें 3 लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। एक है स्टेट लिस्ट, एक है यूनियन लिस्ट और एक है कॉन्करेंट लिस्ट। इनमें सब्जेक्ट मेंशन है कि जो स्टेट है वो स्टेट लिस्ट पे लॉ बना सकता है, यूनियन लिस्ट पे बना सकता है, और जो कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट मेंशन है उस पर स्टेट और सेंटर दोनों बना सकते हैं। पर यहाँ जो कुछ भी नहीं मेंशन है वही रेसिड्यूरी पावर है, और वो किसको दी गई है, सेंटर को दी गई, कि जो भी सब्जेक्ट यहाँ मेंशन नहीं है उससे रिलेटेड पावर किसके पास है, सेंटर के पास है, ठीक है। थर्ड इज अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर। हर स्टेट में गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है, वो भी कनाडा से लिया गया है बाय द सेंटर। ये सेंटर अपॉइंट करता है, मतलब प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर को अपॉइंट करता है, ठीक है, उसके प्लेजर पे, देख लेंगे बाद में। नाउ एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट का जो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है वो आर्टिकल 143 में मेंशन्ड है। इसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट को कोई एडवाइस चाहिए होती है सुप्रीम कोर्ट से, तो वो एडवाइस मांगता है। अच्छा, अब क्या सुप्रीम कोर्ट बाउंड है कि प्रेसिडेंट को एडवाइस दे, तो ऐसा कुछ नहीं है, और ना ही प्रेसिडेंट बाउंड है कि वो उसकी एडवाइस को माने। 1-2 जगह एडवाइस को मानना बाउंड है, वो कहाँ है हम आगे देखेंगे। सो कनाडा से क्या लिया गया है, फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर। जो रेसिड्यूरी पावर है वो किसके पास है, सेंटर के पास है। और स्टेट गवर्नर को कौन अपॉइंट करेगा, सेंटर करेगा, मतलब प्रेसिडेंट। और एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट जो आर्टिकल 143 में।
नाउ ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, कॉन्करेंट लिस्ट। अभी बताया कि कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट भी लॉ बना सकता है और सेंटर भी लॉ बना सकता है। ये शेड्यूल 7 की 3 लिस्ट है, उसमें से एक लिस्ट में आता है कॉन्करेंट लिस्ट। नाउ फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेस, ये आर्टिकल 108 में है कि दोनों हाउस की जॉइंट सिटिंग होगी। ये कौन बुलाएगा जॉइंट सिटिंग, प्रेसिडेंट बुलाता है, लेकिन इसको इसको हेडेड प्रिसाइड कौन करता है, सो इट इज़ प्रिसाइडेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो ये जॉइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से। 3 चीज़ ली गई है, कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेस। नाउ वेमार और जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसमें बस एक ही है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड हो जाएंगे ड्यूरिंग द इमरजेंसी, पर इसमें कुछ फंडामेंटल राइट्स है जो सस्पेंड नहीं होंगे। 19, 20, 21 में से कुछ है, वो अपन आगे देखेंगे, अभी मेरे को भी थोड़ा सा याद नहीं है। सो लेट्स सी फर्दर। नाउ सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें से फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली है, ठीक है। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ओके फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये आर्टिकल 4A में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से इसको ऐड किया गया है, ठीक है। उसके बाद में आइडिया ऑफ जस्टिस, जो प्रियम्बल में जस्टिस मेंशन है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, वो भी रशिया से लिया गया है। रशिया को पहले सोवियत यूनियन बोलते थे, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ और आइडिया ऑफ जस्टिस। नाउ फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या लिया गया है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी जो प्रियम्बल में मैंशनड है। ऐसे इन वर्ड्स को हम प्रियम्बल में देखेंगे, पर देख लेते हैं। रिपब्लिक मतलब जो कंट्री या स्टेट का जो हेड रहेगा वो इलेक्टेड रहेगा, ये इसका मतलब होता है रिपब्लिक। लिबर्टी मतलब फ्री फ्रॉम द कंस्ट्रेंट्स, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। इक्वालिटी तो पता ही है। और फ्रेटर्निटी मतलब फीलिंग ऑफ द ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना। नाउ साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जो प्रोसेस है वो साउथ अफ्रीका से ली गई है। ये पार्ट 20 में और आर्टिकल 368 में मेंशन है, ठीक है। मेजोरिटीज़ भी आती है, स्पेशल, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी विथ हाफ ऑफ द रेटिफिकेशन। वी विल सी फर्दर। नाउ इलेक्शंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, देखो यहाँ पे इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा हो रहा है, बट हमने एक देखा था कि नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, ये रहा। तो जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से क्या लिया गया, नॉमिनेशन जो 12 लोगों का हो रहा है वो लिया गया है। बट जो ये अपना है साउथ अफ्रीका, यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं राज्यसभा मेंबर्स के, तो ये याद रखना, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है ना। जापान से क्या लिया गया है, तो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब इसका क्या मतलब है कि जब भी कोई लॉ बनाया जाए पार्लियामेंट के थ्रू या लेजिस्लेचर के थ्रू, तो जो प्रोसेस है वो प्रॉपरली फॉलो होना चाहिए, ठीक है। फॉलो वाइल मेकिंग द लॉ, सो द प्रोसीजर शुड बी फॉलो वाइल मेकिंग द लॉ। तो ये है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। तो ये कुछ 11 मेन चीज़ें थी, 11 मेन टर्म्स थे या कंट्री आप बोल सकते हैं, जहाँ से हमने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को अडॉप्ट किया गया है। सो दिस इज़ द सोर्स ऑफ द, ये प्री में क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इसको रट्टा मारो और ख़त्म करो। थैंक यू गाइस, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस। अभी तक तो मैं नहीं